वैकेंसीज को देख करके जो बच्चे अभी भी डिमोटिवेटेड हैं तो वो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, वैकेंसीज अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो वो लोग वैकेंसीज को कभी नहीं देखते। उनको पता होता है कि यार ये मेरे को मौका मिला है, इसको मुझे भुनाना है, मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इस तरह से सोच के अगर तैयारी करोगे तो शायद ज्यादा बेहतर रहोगे, बजाय ये सोचने के कि इस बार इतनी कम वैकेंसीज हैं, कैसे सिलेक्शन होगा। अगर ऐसे सोचोगे तो शायद थोड़ी मुश्किलें आपको बनेंगी ही, और फिर ऐसे बच्चों का सिलेक्शन रह जाता है। सोचिए, अब जो भी है इसी में मुझे लेना है। ठीक है बच्चे, एग्जाम इसका अगर पैटर्न को अगर मैं देखूं तो कोई बहुत मुश्किल पैटर्न नहीं है। एग्जाम अगर मैं देखूं तो भैया आसान ही आता है, क्योंकि जो आपका 10th लेवल तक की चीजें पूछी जाती हैं उस हिसाब से अब आपको आरडब्ल्यू एक प्लान करके चीजें दे रहा है आपके लिए। बिल्कुल बहुत मन से कुछ चीजें सोची गई हैं, उनको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। बच्चों, ये आपको पहले बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि एएलपी में आपकी 5,696 वैकेंसीज थी। अब तक एएलपी और टेक्नीशियन एक जैसी ही पोस्ट गिनी जाती रही हैं, एक जैसा ही सिलेबस होता था, एक ही तरह से भर्ती होते रहे हैं अब तक। लेकिन इस बार एएलपी तो अपने पुराने पैटर्न की तरह ही होगा, लेकिन जो टेक्नीशियन है उसका पैटर्न पूरी तरह से चेंज कर दिया है और आपको बहुत मतलब पहले से आसान कर दी हैं चीजें भर्ती होने के लिए। टेक्नीशियन में भी उन्होंने 2 ग्रेड बना दिए, ग्रेड 1 और 3, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा फिर से। आपको इतना मालूम है कि एएलपी में भैया आपके फॉर्म तो भरे जा चुके हैं, अब इस पे तो कुछ और चर्चा करनी ही बेकार है। लेकिन जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनको ये पता होना चाहिए कि उनका सीबीटी सबसे पहले आ रहा है। जून से अगस्त के बीच में आपके सीबीटी चल रहे होंगे। एएलपी वाले बच्चों के लिए रेलवे सबसे पहले एग्जाम लेने जा रहा है, इससे पहले रेलवे कोई एग्जाम नहीं कराएगा। अब आप सोचिए कि भैया आपका अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, मई और जून में आपको पेपर देना है, तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे लेवल पर लेकर के जाइए। वैसे सीबीटी 1 में बहुत ज्यादा आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। यानी वैकेंसीज अगर आप 5696 हैं तो करीब करीब 80,000 बच्चों के आसपास, 80-85,000 बच्चों को ये किसके लिए बुला रहे हैं? सीबीटी 2 के लिए, जिसमें जाना आसान है। इतना मुश्किल पैटर्न भी नहीं रखा, मात्र 75 क्वेश्चन का पैटर्न है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सीबीटी 2 में दम रहेगा बच्चों। सीबीटी 2 में क्योंकि भीड़ को आप छांट करके अब 80-85,000 बहुत अच्छे अच्छे बच्चे उनको मिल रहे होंगे, तो उनमें ये कंपटीशन होगा। अब ये कब होने वाला है? ये सितंबर में टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है, तो सितंबर 2024 ये अपना टारगेट करिए मेन, अगर आपको वास्तव में ये एलपी निकालना है तो। ठीक है, बाकी आगे के भी शेड्यूल उन्होंने फिक्स कर रखे हैं कि सीबीएटी कब होगा या कैसे होगा, तो वो सब कुछ आपको मालूम है। लेकिन फिलहाल आपके मन होना चाहिए कि भाई सीबीटी 1 और सीबीटी 2 टारगेट करते हुए। अभी मैं अगर बोलूं कि भैया दूसरा जो टेक्नीशियन की भर्ती आई थी, जिसके फॉर्म मार्च अप्रैल में चल रहे हैं, चालू हो चुके हैं, अभी 8 अप्रैल इसके फॉर्म की लास्ट डेट है। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, मैं एक बार और रिमाइंड कराता हूँ भैया, 4 अप्रैल आज हो चुका है, 8 अप्रैल लास्ट डेट है, फॉर्म डाल दीजिएगा। और ये जो सीबीटी है ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच, तो यहाँ एक सफिशिएंट टाइम है आप लोगों के पास। अगर मैं बोलूं कि आज अभी चौथा महीना शुरू हुआ है, तो करीब ये अक्टूबर में एग्जाम होगा, तो 6-7 महीने आपके पास हैं बहुत अच्छे से। तो इन 6-7 महीनों में आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो, अगर आप केवल टेक्नीशियन को टारगेट कर रहे हो तो। हालांकि एएलपी और टेक्नीशियन में बच्चे लगभग कॉमन ही होते हैं। आगे उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बताया भैया फरवरी में होगा। यहाँ सीबीटी एक ही सीबीटी होना है, यहाँ सीबीटी 1 और 2 नहीं है, ये अच्छी बात है। आगे अगर मैं बोलूं कि भाई
ये वैकेंसीज कितनी थी देखिए, 8 अप्रैल लास्ट डेट है। मैं एक बार फिर दिखाया हूँ नोटिफिकेशन। जो टेक्नीशियन था वो 2 ग्रेड में आया था, ग्रेड 1 और ग्रेड 3। तो जो ग्रेड 1 की वैकेंसीज थी वो बहुत अच्छी पोस्ट, यानी ये करीब करीब आपका ASI वाली पोस्ट हो जाती है, लेवल 5 वाली, जिसमें 1092 पद थे। और एक ग्रेड 3 जिसमें क्या 8052 पद थे। तो टोटल वैकेंसी 9144 थी, 9144। टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2, इसका एग्जाम निकालना क्या आसान है? तो भैया आसान आज ये कंपटीशन में कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रेड 1 का क्या सिलेबस है, और ये एक ही बार में, यानी एक ही पेपर है इसका। तो भाई इसी से सिलेक्शन हो जाएगा, CBT 1 और 2 अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। तो जनरल अवेयरनेस आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग आपकी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन हैं। और ये बच्चों ये ग्रेड 1 का है। ग्रेड 1 मतलब जो लेवल 5 है, जो तगड़ी पोस्ट है, लेवल 5 वाली पोस्ट। तो इसमें कंप्यूटर और है, मैथमेटिक्स 20 है, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसको आपको फेस करना पड़ेगा। किसमें भी, ये ALP में भी फेस करना पड़ेगा, लेकिन ये लेवल 2 CBT 2 में करना पड़ेगा, CBT 1 में नहीं। ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग क्या है इसको भी मैं आगे बताऊंगा। बच्चे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में मेनली फिजिक्स है, और कुछ इंजीनियरिंग के चार्ट वगैरह भी आपको देखने होंगे, जिनको मैं इसके लिए भी आपका इंतजाम करवाऊंगा कि इसको भी कोई पढ़ा सके यूट्यूब पर। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स, ये आपका जो अच्छे वाली पोस्ट है उनमें से ये है। अगर मैं बोलूं ग्रेड 3 जो लेवल 2 है आपके ALP के लेवल के बराबर क्लर्क ग्रेड की जॉब है। इसको अगर मैं देखूं तो ये मैथमेटिक्स, यानी ग्रुप डी से जस्ट अगली पोस्ट है, ग्रुप डी से जस्ट ऊपर की। तो मैथमेटिक्स 25, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25। तो यहाँ मैथ और रीजनिंग का रोल बढ़ गया है, साइंस बहुत बढ़ गया है 40 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन। ये तो सभी जगह बराबर आ रही है, GS का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। तो अगर हम देखें तो ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो जाते हैं। और ये जो साइंस है ये जनरल साइंस है। क्या सर यहाँ केवल फिजिक्स है? नहीं, यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस दे रखी है, और 10th तक की NCERT सिर्फ। तो भाई लाइफ साइंस जो है वो आपकी बायोलॉजी हो जाती है, और उसमें लाइफ, डेली लाइफ के उदाहरणों के रूप में आप चीजों को करोगे। मतलब जो बायोलॉजी है बेसिकली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जो डेली लाइफ से इंपॉर्टेंट रहे, है ना, जिस चीज को हमें जानना ही चाहिए। तो जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों इसमें होंगी। तो 40, ठीक है, ये आपका 90 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चन। तो ये आपको क्लैरिटी आ गई है, सबकी कंपैरिजन करने से चीजें लगभग एक जैसी हैं। अगर आपको RW का कोई बैच चाहिए होता था तो ये पायलट बैच CBT 1 एंड 2 के लिए ALP में बनाया था, बाकी टेक्नीशियन के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि इंजीनियरिंग चार्ट को हम बाद में इसमें कराएंगे, तब तक उनका CBT 2 भी आ जाएगा ALP वालों का, और इनका आपका पेपर ही तब तक होगा, क्योंकि ALP का तो CBT 2 ही सितंबर में है, और आपका पेपर टेक्नीशियन वालों का अक्टूबर से शुरू होगा। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ CBT 1 ALP की बता देता हूँ। भाई ये लिखा है इन्होंने नोटिफिकेशन में, 15 गुना पास होंगे, 75 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है सभी में, रेलवे के सभी एग्जाम्स में। ठीक है, चाहे CBT 1 हो 2 हो। तो ये CBT 1 ALP का आपको मालूम है क्या क्या कितना कितना आएगा, एक बार देख लीजिए, ये सब कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब CBT 2 यहाँ अलग अलग तरह का है, भाग खे को करके इन्होंने अलग अलग तरीके से, ये मैं पहले बता चुका हूँ, मैं यहाँ बहुत सारी बातें नहीं करूंगा। तो CBT 2 पार्ट A, और बाकी एक इनका पार्ट B जो होता है, या अगला जो होता है वो अपना इनका ट्रेड से आते हैं क्वेश्चंस। तो CBT 2 जिसको मैं मेनली अपने बैच में भी बोला था कि इसको मैं करा दूंगा आपका कवर, उसकी कोई टेंशन नहीं है। चलो बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं जो आपके बड़े ही कॉमन क्वेश्चन है कि ALP एंड टेक
कि एक साथ तैयारी कैसे करें। ये बहुत आसान है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं एक जैसे ही। एएलपी वालों ने भी, टेक्नीशियन वालों ने एएलपी वाला फॉर्म डाला है। लगभग दोनों में कॉमन ही बच्चे हैं। और मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इसलिए दिखाए हैं कि लगभग एक जैसी है बिल्कुल चीजें। सिलेबस भी देखोगे वो भी लगभग एक जैसा है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर आप मैथ, रीजनिंग, जीएस का सब में थोड़ा कम रोल है। और अगर आप अपनी साइंस को अच्छा कर लेते हैं, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसको फिजिक्स ही हम बोलेंगे मेनली, तो वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। बाकी क्या साइंस में केवल फिजिक्स आएगी? देखिए, इसको आप अगर इसको सुनना चाहते हो तो भाई ये सीबीटी 2 में अगर मैं एएलपी की बात करूं तो वहां बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग लिखा है। तो वहां तो कह सकते हो कि हाँ, वो फिजिक्स का ही ज्यादा रोल है, वहां कोई बायो का रोल नहीं है, वहां कोई केमिस्ट्री का रोल नहीं है। लेकिन अगर आप एएलपी सीबीटी 1 में पूछें, और अगर आप जो साइंस लिख रहा है, जहां बेसिक साइंस, जहां केवल साइंस लिख रहा है, तो वहां आप टेक्नीशियन में अगर देखते हो 40 नंबर की टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, कहीं ये 20 नंबर की, तो वहां अगर साइंस लिखा है तो वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी बायो, तो ये 10th की तक की एनसीईआरटी अगर आपने कवर कर दी तो ये काम हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। फिजिक्स को आप केवल वहां मानिए जहां आपको लिखा हुआ है बेसिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, समझ जाइए कि वहां फिजिक्स की बात हो रही है। ठीक है, चलिए इंजीनियरिंग को कैसे पढ़ें, ये इंजीनियरिंग वाली बात ही बच्चे के लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रही है। तो भाई इंजीनियरिंग के लिए जिस तरह से भी कोई चार्ट में भी कोई चीजें पढ़ानी होंगी, तो इस बेसिकली आर्किटेक्ट वगैरह की कुछ चीजें इसमें होती हैं, तो उन सब को धर्मेंद्र सर ने बोला है कि मैं बहुत अच्छे से करवा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये एग्जाम्स दिए हैं, निकाले हैं, नौकरी छोड़ी भी है, ज्वाइन की भी नहीं है। तो इसलिए उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज का, हर स्टेप्स का, एएलपी वालों का। मैथ्स में एडवांस भी आएगा, मैथ्स में बिल्कुल, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, एडवांस आएगा, पक्का आएगा। हर सिलेबस को आप देखिए, हर जगह मैथ्स जहां भी लिख रहा है वहां टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। और मैं कहूं टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो है, जो अच्छी वाली जॉब है, उसमें 1000 पोस्ट है जिसकी, तो वहां तो मैथ्स में प्रोबेबिलिटी जैसी चीजें भी लिख रही हैं। तो भाई यहाँ जो मैथ्स है एडवांस रहेगा। एडवांस का रोल कितना रहेगा, मान लीजिए कहीं 20 का मैथ्स है, तो 20 का मैथ्स है तो आप ये मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस के होते हैं, जो रहा है देखने को, ये ग्रुप डी में भी होता है। ठीक है, और आपके 15 से 16 क्वेश्चन क्या होते हैं, अर्थमेटिक के होते हैं। इस तरह का रेशो ये बना के रखते हैं, तो इसलिए ये जानना भी जरूरी है। रीजनिंग का लेवल कैसा रहेगा, रेलवे में जो रीजनिंग है वो एसएससी से थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हैं और दिया है तो एसएससी से थोड़ा सा लेवल अप होता है, तो इसलिए रीजनिंग के रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना होगा। तब आपको पता चलेगा कि हाँ, रीजनिंग को भी पूरे में से पूरा करना रेलवे में थोड़ा टफ है। ठीक है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये भी पूरे में से पूरे बहुत आसानी से की जा सकती है। जीएस बेसिक पूछी जाती है, जी हाँ, जीएस जहां 10 नंबर की है तो वहां बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं आएंगी, ये बेसिक ही पूछी जाएगी। सिलेबस देख के भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें 10 नंबर हर जगह 10 से ज्यादा कहीं भी नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ इसमें 10 नंबर में ही सब कुछ शामिल रहेगा। ठीक है, अब आरडब्ल्यू के प्रैक्टिस सेट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर एएलपी टेक्नीशियन पे आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो भाई आरडब्ल्यू के प्रैक्टिस सेट्स भी आपको मिलने वाले हैं। मैं अभी बता रहा हूँ कैसे कैसे किस किस टाइम से आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। और मॉक टेस्ट बच्चों, ये हर संडे
हर संडे ये फ्री मिलता है। बहुत कम प्लेटफॉर्म आपको दिखेंगे कि जो मॉक टेस्ट को इतने मास लेवल पे फ्री कराते हो, और एक अच्छा स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट रेलवे को पैटर्न को ध्यान में रख करके। बच्चों, एएलपी का सीबीटी 1 का तो हम हर संडे आपको दे ही रहे हैं। सीबीटी 1 का अभी हम टेक का ग्रेड 3 इसका भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, ये जो अभी आ रहा है 7 तारीख को, इससे अगले संडे यानी 14 तारीख वाले संडे को आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, क्योंकि बच्चों मॉक टेस्ट से ही आपको कॉन्फिडेंस आता है रियल में कि भाई हम कहाँ हैं एक्चुअली में। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट स्टैंडर्ड के मिलने शायद बहुत कम जगह हो पाता है। ये आपको आरडब्ल्यूएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। ये फ्री प्रैक्टिस सीरीज जैसा हम हर एग्जाम के लिए चलाते हैं, ये हम करने जा रहे हैं। प्लीज एक बार देख लें सभी लोग। अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यही प्रैक्टिस सेट्स आपके इक्वली काम करेंगे। एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चे अभी थोड़े कम एक्टिव हैं, लेकिन आगे आपको ही जो एएलपी टेक्नीशियन में एलिजिबल है वो सारे बच्चे एनटीपीसी ग्रुप डी देते हैं, तो उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ मैथ्स में नीरज सर को रखा है, जो हमारे स्पेशली एसएससी सीजीएल की नौकरी भी कर रहे हैं और एसएससी सीजीएल वाले बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैथ्स का वो स्टैंडर्ड हो सकता है। क्योंकि क्योंकि आप देखते हैं एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो हर तरह का हर लेवल का प्रैक्टिस सेट ही करा सकते हैं आपको। तो सुबह 8 बजे ये क्लास रहेगी नीरज सर के द्वारा रोज यूट्यूब पर। ठीक है, और ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? 15 अप्रैल से। और बच्चों, जीएस के लिए हमारे विनय सर एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होगा 3 बजे से, और 4 बजे से होगा संदीप सर का। संदीप सर को ही चाहते हैं आप रीजनिंग में, तो इसलिए, और रीजनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रेलवे की रीजनिंग थोड़ी सी मुश्किल आती है, इसलिए मैंने सोचा कि वो टीचर जो बहुत एक्सपीरियंस रखता है हर चीज का, तो उन टीचर को आपको दिया है। ठीक है, तो संदीप सर यहाँ रीजनिंग का 4 बजे को आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे होंगे, और 5 बजे से बच्चों ये टीचर स्पेशली में फिजिक्स अच्छी करानी है मुझे बच्चों की, तो यहाँ जो हम लेकर भी चलेंगे ना, तो सीबीटी टू एएलपी का जो फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग जो है, साइंस एंड इंजीनियरिंग, उस पार्ट को भी कवर करते हुए चलेंगे फिजिक्स में। उस पर मैं मतलब ध्यान देंगे, क्योंकि भैया ये फिजिक्स के महारथी हैं। इसलिए महारथी हैं क्योंकि नीट, आईआईटी, जेई तक की इन्होंने फिजिक्स को बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है, इसलिए आपको दे रहा हूं। तो सौरभ सर शाम को 5 बजे से, जैसे ही आप पहली क्लास लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितने स्टैंडर्ड के टीचर मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों बहुत शानदार पढ़ाते हैं, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट है इनका वो है फिजिक्स। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये प्रैक्टिस सेट्स आपके 15 अप्रैल से इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जाम तक चलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।